Assalamu alaikum, dear learners. I am Mushaid Haider with Chemical Engineering degree. I am occupational process and environmental safety trainer and consultant. हमने आयुष एमएस को स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा 6th मॉड्यूल है इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। आप ये सर्टिफिकेट करते हैं एंड यू आर अपॉइंटेड एज अ सेफ्टी ऑफिसर और इंडस्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करें और पता चलाएं व्हाट वाज द इशू, ताकि फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो सकें। तो ये लेक्चर बहुत अहम है एंड connect with me on LinkedIn, WhatsApp, Facebook. Link is provided in the description. और अगर आप सेफ्टी सर्टिफिकेट्स करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। We are discussing Module 6 of IOSH MS Investigating Accident or Incidents. इसके 3 key learning objectives हैं. Why investigate accidents, incident, how do accident and incident happens, and how do you carry out investigations. सबसे पहले हम इंसिडेंट को देखते हैं। ये एक इंसिडेंट है, देखें एक कंटेनर है जिससे गैस निकल रही है। अगर कभी आप देखें कंटेनर से इस तरह की फ्लेम है या गैस निकल रही है, फ़ौरन वहाँ से भागें। अब इंसिडेंट और एक्सीडेंट में डिफरेंस है। इंसिडेंट एक जनरल टर्म है जिसमें एक्सीडेंट्स भी आते हैं, नियर मिसेज, डेंजरस अकुरेंस और अनसेफ कंडीशन, तमाम चीज़ें आती हैं। इनमें डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। देखें सबसे पहले एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ये एक अनप्लेन्ड इवेंट है जिसकी वजह से आपको इंजरी हुई या आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो एक वर्कर है ये स्लिप हो गया। फिर है नियर मिस। नियर साथ मिस हो जाना, करीब से किसी चीज़ का गुजर जाना, गिर जाना कि आप बच जाएं, आप थोड़े से बच गए, इसे कहते हैं नियर मिस। फिर है डेंजरस ऑकरेंस। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ बड़ी डेंजरस हुई है लेकिन लकीली किसी को नुकसान नहीं हुआ। अब तस्वीर में देखें एक स्कैफोल्डिंग है जो नीचे गिर गई है। अब कार बच गई, लोग बच गए, अगर नीचे होते तो बचते नहीं थे, सबको नुकसान होता। फिर है अनसेफ कंडीशंस। आप जो वर्कर काम करता है क्या उसकी कंडीशन सेफ है या नहीं है, ये मैं आपको वीडियो से समझाता हूँ। एक अनसेफ कंडीशन का मतलब ये है कि वर्कर ऐसी सिचुएशन, ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जो एक्सीडेंट करा सकता है या नियर मिस होने के चांसेस। आप इस वीडियो में देखें ऐसी ख़तरनाक तरीके से काम कर रहा है, इसका एक्सीडेंट हो सकता है। अब अहम चीज़ है कि हम जो एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट क्यों करते हैं। एक्सकवेशन का काम कर रहा है, नीचे अंडरग्राउंड वायर्स थी लेकिन जैसे उसने उसे कट करने की कोशिश की उसे शॉक लगा। अब अंडरग्राउंड वायर्स को कभी भी इस तरह नहीं काटते। अब ये एक्सीडेंट हो गया है, हम इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम इन्हें किस तरह इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? हम इसका रूट काज फाइंड करेंगे, एक्चुअल रीज़न क्या थी कि इसे शॉक लगा है या यहाँ से स्पार्किंग हुई है। ये क्यों किया जाता है? ताकि फ्यूचर में इस तरह के एक्सीडेंट ना हो सके, हम इसलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। और हमारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है कि कोई भी एक्सीडेंट हो आपने उसे इन्वेस्टिगेट करना है ताकि आपको पता चल सके रीज़न और आगे उस तरह का एक्सीडेंट वहाँ ना हो। हम वर्क प्लेस की जो सेफ्टी है वो इम्प्रूव हो जाती है और हम वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि इस तरह का इश्यू ना हो। इससे जो डाउन टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। अब इसका एक्सीडेंट हो गया, इससे शॉक लग गया, अब इसकी ट्रीटमेंट होगी, फर्स्ट एड मिलेगी, तो जिसकी वजह से इसका जो काम करना था वो काम करने का ड्यूरेशन रुक गया, टाइम ज़्यादा ज़ाया हो गया और जो काम था वो वक्त पे कंप्लीट नहीं होगा और इसके अलावा कॉस्ट भी इससे बढ़ गई क्योंकि मेडिकल फर्स्ट एड वगैरह है। दूसरा है अगर आप इन्वेस्टिगेट करते हैं जो एम्प्लॉय है उसका भरोसा बढ़ता है, उसका हौसला बढ़ता है कि हमारी कंपनी हमारी फ़िक्र करती है, वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहती है। फिर इसका फ़ायदा है कि आप डाटा कलेक्शन हो जाता है ताकि आप फर्दर सेफ्टी इम्प्रूवमेंट्स कर सकें और इस तरह के एक्सीडेंट ना हो और कंपनी की रेपुटेशन तो अच्छी होगी ही होगी। एक्सीडेंट होते क्यों हैं? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एक्सीडेंट्स, इन्हें हम समझते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स क्या हैं एक्सीडेंट्स की वजह के? फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, कंपनी की इस तरह के पॉलिसीज और सेटअप्स होते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं। सेकंड है जॉब फैक्टर्स, आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो इस तरह से है कि आपसे एक्सीडेंट होते हैं। थर्ड है इंडिविजुअल फैक्टर्स, आपकी सोच ही ऐसी है कि आपने अच्छा काम करना है या एक्सीडेंट करना है।
अब इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक वीडियो देखते हैं। ये एक क्रेन लिफ्ट करना चाह रही थी, इसको एक जगह से दूसरी जगह रखना चाह रही थी, लेकिन वेट इतना ज़्यादा था, क्रेन खुद ओवरटर्न हो गई, उलट गई। अब देखते हैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स क्या थे जो फेलियर्स के रीज़न बने हैं। सबसे पहले सेफ्टी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में इशू था। अगर आप कोई चीज़ उठा रहे हैं तो जो क्रेन ऑपरेटर है उसको एक प्रॉपर तरीका बताया जाएगा कि आपने इस तरह लोड उठाना है, उसका इतना वेट हो तो आपने लोड उठाना है, इतने बूम एंगल पे उठाना है, ये आपका तरीक़ेकार होगा। तो वो मिसिंग था। सेकंड, वो जो क्रेन ऑपरेटर था, क्या उसे ट्रेनिंग दी गई थी या उसे ये पता था कि इस तरह का इशू हो सकता है? ये ऑर्गेनाइजेशन बताती है उससे। थर्ड है, क्या लीडरशिप वहाँ मौजूद थी हेल्थ एंड सेफ्टी की, जो जिसने उसे गाइड किया हो, और जहाँ सुपरवाइजर हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रेजेंट हो, जब इससे गलती हो रही हो इससे को बताए, इसे पूछे। अब ये जो वर्क प्लेस है इसके डिज़ाइन में भी इशू है। क्रेन उलट गई, साथ समंदर है, समंदर में भी जा सकती थी, तो प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं की गई। अब जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज भी प्रोवाइड नहीं किए गए। असल में जो क्रेन्स होते हैं वहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम्स आए हुए हैं जो सेफ वर्किंग लोड लिमिट बताते हैं कि इस लिमिट से ज़्यादा आपने हाई लोड नहीं उठाना, आप गिर सकते हैं। रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या रिस्क असेसमेंट की गई थी? इतना लोड हो, इतनी हाइट पे लेके जाना हो तो क्या रिस्क हैं और हम उन्हें किस तरह हैंडल कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता की गई हो। अगर रिस्क असेसमेंट की जाती तो इस तरह के इश्यूज ना होते। लेवल ऑफ सुपरविजन क्या है? कोई सुपरवाइज़र था, नहीं था? सुपरवाइज़र कितना एक्टिव था? साथ ठहरा रहा या कैबिन में बैठा रहा? तो इस तरह की चीज़ें। फिर कम्युनिकेशंस, क्या कम्युनिकेशंस मेंटेन होती हैं कोई काम करने के दौरान? पीयर ग्रुप प्रेशर, अब बाज़ का यूँ होता है। अब फॉर एग्जांपल ये क्रेन ऑपरेटर है, ये कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि इस लोड को मैं उठाऊं ना उठाऊं, लेकिन साथ वाले लोग कहते हैं यार उठाओ उठाओ, इतना टाइम नहीं है कि हम रिस्क असेसमेंट करें, किसी एक्सपर्ट को बुलाएं, और वो उस प्रेशर में आके साथियों के वो काम करता है। अब पेयर ग्रुप प्रेशर है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी होता है। जॉब फैक्टर्स क्या हैं? काम के दौरान उससे जो इश्यूज हैं वो देखते हैं। वर्कलोड, अब कंपनी है, कंपनी का काम अचानक मशहूर हो गई, उसका काम बढ़ गया, लेकिन वो अंडर स्टाफ्ड है। स्टाफ थोड़ा है तो वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा। अब उसने 9 से 5 काम करना था, कंपनी कहते हैं नहीं, रात 10 बजे तक काम करो। वर्कलोड बढ़ेगा तो उसकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। टास्क, इससे इश्यूज होते हैं। अक्सर कंपनीज में होता है यार इसे एक्स्ट्रा टास्क दे दो, एक्स्ट्रा इंचार्ज दे दो, चाहे वो एलिजिबल है, उसके पास टाइम है नहीं है। इन्वायरमेंट, अब वो अगर कंप्यूटर स्टेशन पे काम कर रहा है तो कोई लाइट सही है, चेयर में सही है, एर्गोनॉमिक्स ठीक है, इन्वायरमेंट कैसे है? पर उस अब वो जो काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो ना पाइप सिस्टम अंडरग्राउंड इंस्टॉल करा रहा है कि वो एक हिस्से से दूसरी जगह अंडरग्राउंड गैस लेके जानी है या वाटर स्टोरेज लेके जानी है, तो क्या उसको प्रोसीजर्स पता है? डिस्प्लेस एंड कंट्रोल, डिस्प्ले उसे मतलब गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है डिस्प्लेस के थ्रू। अब थर्ड है इंडिविजुअल फैक्टर्स। अब एक्सीडेंट्स की वजह वो शख्स खुद ही भी होता है, उसकी अपनी थिंकिंग भी अफेक्ट करती है। अब डिफरेंट हैजर्ड हैं। पहला है फिजिकल हैजर्ड, एज, क्या उसकी इतनी एज है कि उसे ये काम दिया जा रहा है? जेंडर, अब अब उसे ये कहा जाए कि आपने ये काम करना है, मतलब आपने 2 मन की जो सैक है बोरी है उसे एक जगह से दूसरी जगह खुद उठा के जानी है। अब वो है औरत, अब क्या वो उठा सकती है? इसी तरह कि उसकी सलाहियत है, उसका स्टेमिना है, उसकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है जो उसे आप काम दे रहे हैं। ये फिजिकल हैजर्ड्स हैं। फिर सोशो कल्चर एस्पेक्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं। वो क्या आपने जो उसे काम दिया है, क्या उसकी वो एजुकेशन है, क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कि उसकी किस तरह की थिंकिंग है, वो चीज़ों को किस तरह लेता है, और पीयर ग्रुप प्रेशर कैसा है। फिर है साइकोलॉजिकल हैजर्ड, अब वो जो है वो खुद सोचता कैसा है, उसकी थिंकिंग किस तरह की है। अब लास्ट पॉइंट ये है कि आपने हाउ डू यू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशंस, आपने इन्वेस्टिगेशंस किस तरह करनी है। ये बहुत अहम है, इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। अब ये एक वर्कर है, वो ठहरा, पीछे से फोकलिफ्ट आया, उसने अपना सामान जब रखा तो वो वर्कर के ऊपर आके गिरा। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं और ये आपने 4 स्टेप्स याद कर लेने हैं क्योंकि बहुत अहम इंटर्व्यूज में भी पूछे जाते हैं। पहले है गैदर द इंफॉर्मेशन,
अब जो सेफ्टी सुपरवाइज़र है वो आके यहाँ देखेगा ये कौन सी जगह है, यहाँ कैसा एक्सीडेंट हुआ, किसका एक्सीडेंट हुआ, टाइम क्या था, वहाँ जो वर्कर्स ठहरे हुए हैं उनसे पूछेगा कि आपने यहाँ क्या देखा, फिर सीसीटीवी कैमरास देखेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगा क्या हुआ कैसे हुआ। फिर सेकंड स्टेप है एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। यहाँ वो समझने की कोशिश करेगा कि रीजंस क्या है। अब फोक लिफ्ट की वजह से ये जो वर्कर के ऊपर वर्कर को चोट आई है, क्या जो फोक लिफ्ट ड्राइवर था वो ट्रेंड था, उसे एक्सपीरियंस है, क्या उसने गाने तो नहीं सुन रहा था, हैंड फ्री तो नहीं लगाए हुए थे, क्या वो अवेयर था, क्या सेफ्टी ट्रेनिंग दी थी, क्या उस ये जो कंपनी है सेफ वर्किंग प्रोसीजर्स को यूज़ कर रही है। जो ये शख्स है ये ऐसे ही यहाँ आ गया, इसका कोई काम था, इसने इधर उधर देखा नहीं देखा, इसकी कंपिटेंस क्या है, इसने पीपीईज पहने हुए थे नहीं पहने हुए थे, सारी इंफॉर्मेशन ड्रा करते हैं। थर्ड स्टेप्स में फिर हम देखते हैं कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर सकते थे। फोकलिफ्ट ड्राइवर है, क्या उसकी मशीन्स की ब्रेक्स तो फेल नहीं थी, क्या जो फोकलिफ्ट ड्राइवर है वो कम्पिटेंट है नहीं था, और ये जो शख्स ठहरा हुआ है ये क्या बेहतर कर सकता था। कंट्रोल मेजर्स देखते हैं, फिर हम रेमेडियल एक्शंस देखते हैं कि आइंदा इस तरह के इवेंट्स हो हम ना हो, हम क्या कर सकते हैं, हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं, हम सुपरवाइज़र प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या है गैदर द इंफॉर्मेशन। उसमें क्या है आपने एक्सीडेंट्स की डिटेल हासिल करनी है, डेट टाइम लोकेशन क्या थी, आपने जो विटनेस है उनसे इंटरव्यू लेना है, जो आप इक्विपमेंट्स है मशीन है उनका फिजिकल एविडेंस देखना है, आपने सीसीटीवी कैमरास भी देखने हैं, फिर आपने इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है, आपने इमीडिएट और रूट काज देखने, आपने देखना एसओपीज फॉलो हो रहे थे, क्या वर्कर ट्रेन था, इक्विपमेंट्स की अच्छी कंडीशंस थी या नहीं थी, फिर आपने देखना है कि जो कौन से हम कंट्रोल मेयर्स इम्प्लीमेंट कर सकते थे। कंट्रोल मेयर्स क्या हो सकते थे। अब कंट्रोल मेयर्स में हम इंजीनियरिंग कंट्रोल्स कहते हैं, यानी कि मशीन से रिलेटेड। हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखते हैं कि वहाँ वर्किंग प्रोसीजर क्या था, और क्या हम पीपीईज भी देखते हैं। यह हिरार्की ऑफ कंट्रोल हम कई बार इस ओशेएमएस में पीछे कर चुके हैं, ये वो सारे हम कंट्रोल मेजर देखते हैं कि किस तरह कंट्रोल करेंगे। फिर है रेमेडियल एक्शंस, हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं कि आइंदा इस तरह का एक्सीडेंट ना हो, हम क्या सकते हैं, हम ऑडिट करते हैं, हम इंस्पेक्शंस करते हैं, हम रिस्क असेसमेंट्स करते हैं। अब आपके साथ असाइनमेंट शेयर करने लगा हूँ, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के सोशल लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, आप वहाँ मुझे कनेक्ट करें, फॉलो करें, ज्वाइन कर लें। असाइनमेंट ये है, अ वर्कर स्लिप्स ऑन द वेट फ्लोर एंड इंजरीज देयर बैक, व्हाट स्टेप्स शुड यू टेक टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। आपको मैंने अभी बताया है वो जो गैप एनालिसिस है, गैदर द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इंफॉर्मेशन, वो स्टेप्स आप यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मॉड्यूल 7 मेजरिंग परफॉर्मेंस देखेंगे।